अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आतिशे इश्क पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आतिशे इश्क वो इश्क है जो सिर्फ दिल में नहीं रूह में जलता है, जहाँ मोहब्बत आराम नहीं देती बल्कि जलाती है और घटती है, आजमाती है। ये वो मोहब्बत है जिसमें महबूब इबादत बन जाता है, फासले आजमाइशें और इंतज़ार इबादत बन जाता है। ये इश्क वो आग है जो जलाए बगैर जलाती है, इंसान को फना नहीं करती बल्कि इसे अपनी असलियत दिखाती है। यही वो इश्क है जो मजनू को लैला के दर पर ला खड़ा करता है, रूमी को शम्स की तलाश में दीवाना बनाता है और इंसान को इंसान से फरिश्ता बना जाता है। खान के लहजे में अगर कहा जाए तो आतिशे इश्क वो शोला है जो खान के दिल में जलता है, जिसे ना तो बुझाया जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। ये इश्क नहीं, सज़ा भी है और इबादत भी। और मिसिज़ खान, इस आग का सुकून भी तुम हो और तपिश भी। आतिशे इश्क एपिसोड नंबर 35। हवा में हल्की सी लवेंडर की खुशबू घुली हुई थी। सुंदस आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब पहुंची। बाहर पेरिस की शाम धुंध में लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने शहर पर खामोशी का जादू फूंक दिया हो। उसके जहन में वही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो कौन है और क्यों मेरा इतना ख्याल रख रहा है। उसने गर्दन मोड़ी और दरवाजे के पास देखा। वही शख्स खड़ा था, स्याह कोट, चेहरा मुकम्मल तौर पर साए में छुपा हुआ। तुम फिर आ गए। सुंदस की आवाज़ थोड़ी कांप गई थी। क्या आप मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम कौन हो। वो लम्हे भर को रुका था। आवाज़ गहरी मगर नर्म थी। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। और अगर मुझे वक्त ना मिला तो, सुंदस ने पलटकर बराह रास्त कहा था। उसकी आंखों में एक अजब सी जिद थी। वो मुस्कुराया। तो तुम्हें खूब वो वक्त मुझसे खुद छीनना होगा। एक लम्हे के लिए सुंदस का दिल तेज़ धड़का था। ना जाने इसके लहजे में क्या था, धमकी या दावत। वो करीब आया, इतना कि सुंदस को उसकी सांस की गर्मी महसूस हुई थी। तुम्हें यहाँ महफूज रखा गया है। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए अभी एक खतरनाक है। खतरा बाहर है या तुम्हारे अंदर। सुंदस ने अब उसे तेज़ लहजे में पूछा था। वो खामोश रहा। फिर आहिस्ता से एक सफ़ेद गुलाब उसके हाथ में थमा दिया। फ़िलहाल बस ये एक बात याद रखो कि तुम्हारा वजूद मेरे लिए कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती। और अगले ही पल वो दरवाजे के साए में गुम होता चला गया। सुंदस के हाथ में वो सफ़ेद गुलाब रह गया। खुशबू में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी, जैसे उसके वजूद के इर्द गिर्द कोई नादीदा आग भड़कने लगी हो। उसे आज इस मेंशन में तीसरा दिन था। ज़ख्म थोड़े मुंधमिल हुए तो ध्यान अपने हुलिये की तरफ गया। मेरा लगेज, मेरे कपड़े। वो खुद को देखते हैरत में डूबी। मैं इस ड्रेस में तो नहीं थी। फिर इससे आगे वो सोच ही नहीं सकती थी। इतने में एक मुलाजमा उसका नाश्ता लिए कमरे में दाखिल हुई थी। तुम लोगों का ये मिस्टीरियस मालिक किधर है? सुंदस ने उसके आगे आते पूछा था। वो नाश्ता उसके पास रखते वहाँ से जाने लगी। मैंने कुछ पूछा है? सुंदस ने फिर से अपना वही सवाल दोहराया था। मैम, नाश्ता कर लें, साहिब अभी आते ही होंगे। वो मेड इतना कहते वहाँ से दरवाजे की जानिब बढ़ी। मेरा लगेज किधर है? मुझे फ़्रेश होना है। वो सुंदस की आवाज़ पर रुकी और मुड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते उसे इशारा करते हुए बोली, यहाँ आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिल जाएगी मैम। अगर आपको कुछ और चाहिए हुआ तो बेल दबा दीजिएगा, मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगी। हैव अ नाइस डे मैम। वो सर झुकाए इतना कहते कमरे से इसे परेशान छोड़कर जा चुकी थी। वो अब आहिस्ता से उठते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होते उसने जब कपबोर्ड खोलकर देखा तो उसके सर पर हैरत के पहाड़ टूटे थे। वहाँ उसके साइज़ और पसंद के मुताबिक हर कलर और डिज़ाइन के ड्रेसेस थे। हर कलर में। दूसरे हिस्से में जूते, तीसरे हिस्से में कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी। दिमाग में धमाके तो तब हुए जब एक हिस्से में उसके प्राइवेट गारमेंट्स भी मौजूद थे और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में। दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। चेहरे का रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद हुआ था, जिसमें अब लर्जा तारी हुआ तो वह अपने चकराते सर को हाथों में थामते नीचे बैठती चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो उसे थोड़ा और सिरका गई तो वह दरवाज़ा खुलता चला गया। वो धड़कनों पर काबू पाते आहिस्ता आहिस्ता कदमों से कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर उसके पैरों तले से ज़मीन खींचने लगा था। सारी दुनिया घूमती हुई नज़र आ रही थी। उसे लगा था कि ये मेंशन की छत इस पर गिर गई है और वह इस छत के नीचे दब चुकी है। उसे अब सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो तेज़ तेज़ सांस लेते अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगी थी। ओ मेरे खुदाया, ये सब क्या है? कौन है ये जो मुझसे भी ज़्यादा जानता है? यहाँ तक कि लेकिन कैसे?
اسے میرے سائز، میں نے تو اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، نہ میں نے کبھی اس سے ملی ہوں، نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے، تو پھر کیسے؟ بابا، اسے اب اپنے باپ کی شدت سے یاد آئی تو دھیان موبائل کی طرف گیا تھا۔ میرا فون، وہ سب بھلائے تیزی سے ڈریسنگ روم سے نکلتے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ دروازہ کھولتے کمرے سے نکلتے اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اب کوریڈور میں ایک طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، پھر چلتے ہوئے وہ ایک کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی۔ مسز ہان پلیز اب بس بھی کر دیں یار، اور کتنا ستائیں گی اس بیچارے معصوم ہان کو۔ وہ آج پھر سے نئے سرے سے کوشش کرتے اسے منانے میں جوجھ گیا تھا، لیکن اس کی مسز ہان سچ میں بہت ظالم تھی اور سخت دل تھی، اور ہونا بھی چاہیے نا، سب برداشت ہے لیکن شراکت داری نہیں۔ وہ اسے لے کر پوزیسو نہیں بلکہ اوور پوزیسو تھی، اور وہ اس بات سے انجان، جان جاتا تو جان سے جاتا۔ وہ تو اس کے روٹھے روپ کو دیکھتے نہال ہو رہا تھا، منہ پھلائے کبھی ایک ٹیبل کی طرف بڑھتے وہاں پیشنٹس کو دیکھنے لگتی، تو کبھی دوسرے ٹیبل کی طرف بڑھتے وہاں کے پیشنٹس کو میڈیسن دینے لگتی، اور بیچارے ڈاکٹر خان بھنورے کی طرح ارد گرد منڈلاتے انہیں حتی الامکان منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جب گھور کر دیکھتی تو معصوم سی شکل بناتے، جب مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے تو وہ دل میں اس کی مسکراہٹ کی نظر اتارتے، لیکن ساتھ ہی کچھ سوچتے وہ لرز جاتی۔ ابھی بھی وہ اسے منانے کی کوشش کرتے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کرسی پر بٹھا گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ اب اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خلوص اور سچائی کے ساتھ ساتھ التجا بھی تھی۔ سب ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس، ساتھ میں ٹیچرز بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہاں موجود پیشنٹس اب کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو منانے کے لیے اس کے پیروں میں جھک جائے، وہاں ایسا کب ہوتا تھا؟ مسٹر خانزادہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اٹھیں نیچے سے، یہاں تماشا مت لگائیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے گراتے ہوئے کہتے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں مسز ہان، جب تک آپ یہ نہیں کہتی کہ آپ نے مجھے معاف کیا تب تک نہیں۔ وہ اب کان پکڑ کر سوری بولنے لگا تھا۔ پلیز مسٹر خانزادہ اٹھیں۔ وہ اسے زبردستی اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، میں نے کہا نا جب تک معاف نہیں کریں گی تب تک نہیں۔ وہ بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بنا وہیں بیٹھا رہا۔ کتنا ایٹیٹیوڈ ہے، نخرے تو دیکھو، مل جو گیا ہے۔ ہائے، مجھے اتنا ہینڈسم بندہ ملا ہوتا تو جان مار دیتی۔ بھی سے چھوڑ کر مجھے بھگا لے جاؤ ساتھ، قسم سے جہاں رکھو گے جیسے رکھو گے رہ لوں گی۔ اب کی بار تو مہک کے پیروں پر لگی تو تلووں پر بجھی تھی۔ اس نے گھور کر دیکھا تو سامنے کھڑی نمرا اس کی آنکھوں میں غصہ اور سرخی دیکھتے پل کے لیے لرزی تھی۔ اگر اتنا ہی غصہ آ رہا ہے تو مان جاؤ نا، اور اگر معاف کرنے کا حوصلہ نہیں تو اپنا رشتہ ختم کر دو اور چھوڑ دو اس کی جان۔ نمرا نے اپنے مطلب کی بات کرتے کہا تو مہک نے شکوہ بری نگاہوں سے طاہیہ خانزادہ کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی بھی تو ہٹ لسٹ میں شامل تھی۔ وہ گھبرا کر نہ میں سر ہلا گیا تو مہک کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکان نے چھوا تھا۔ چھوڑ دوں؟ وہ بھویں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھتے گویا ہوئی۔ نہیں مسز ہان، ایسے کیسے؟ طاہیہ خانزادہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ وہ اتنی ظالم تھی کہ چھوڑنے کا کہتے فوراً سے پہلے ہی اسے چھوڑ دیتی۔ چھوڑ دیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولتے ہوئے اٹھی تھی اور اس کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، لیکن آواز صرف اس کی سماعتوں تک ہی پہنچ سکی تھی۔ لو آگے آؤ، اور اگر یہ تمہیں بھگا کر لے جاتے ہیں تو بھگا لے جائیں، میں بھی یہ نظارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور اگر یہ تمہارے ساتھ چلے گئے تو میں خوش نصیب ٹھہروں گی کہ وقت پر پتہ چل گیا۔ اصل میں انہیں جہاں بھیج رہی ہوں وہاں تم سے بھی خوبصورت تتلیاں ہیں جو سنا ہے پاکستانی مردوں کی دیوانی ہوتی ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا جسم پلیٹ میں سجا کر پیش کرنے میں پال نہیں لگاتے، تو یہ اگر تم جیسی ہلکے کردار کی لڑکی کے آگے بچھ گئے تو کیا اتنا بھی اعتبار نہیں؟ دل نے تکلیف دہ عمر سے گزرنا تھا۔ آنکھوں نے شکوہ بری نگاہوں سے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ مسز ہان، میری محبت کوئی کھیل نہیں اور نہ ہی یہ رشتہ کوئی مذاق ہے، اور اگر مجھے ایسے ہلکے کردار کی لڑکی کو اپنانا ہوتا تو بھگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آنکھوں کے اشارے سے ہی وہ میری ہو جاتی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی سے انکار بہت پہلے کر دیا تھا۔ طاہیہ خانزادہ کی باتیں سنتے نمرا کا چہرہ حفت سے سرخ ہوا تھا اور وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ مجھے میری مسز ہان کس وجہ سے پسند ہیں، اس بات کی وضاحت میں آج پھر سے سب کے سامنے دوں گا۔ میری مسز ہان باکردار ہیں، میری مسز ہان باوقار ہیں، میری مسز ہان۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی سیاہ سمندر سے گہری آنکھیں گاڑتے فرط جذبات سے بولا تھا۔ دنیا نے حسن کو چاہا، میں نے حیا کو محبت کہا۔ میری محبت تمہارے حسن سے نہیں جڑی بلکہ تمہارے وقار سے بندھی ہوئی ہے۔
तुम्हारा वक़ार ही मेरी मोहब्बत का मयार है, इसीलिए तुम सिर्फ मिसेज़ हान नहीं, हान की जान हो, मेरा फ़ख्र हो मिसेज़ हान। वो उसके हाथों पर अब लब रखते बोला था, तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं हया है, और यही हया खान की कमज़ोरी है मिसेज़ हान। वो उसके हाथों को चूमते नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगा था तो हया से पलकें आर्ज़ों पर झुकी थी, और यही लम्हा ताह्यान खानज़ादा के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा था। तुम वो औरत हो जिसे देखकर दिल नहीं सर झुक जाता है। ये शर्मो हया से झुकी हुई निगाहें हान की जान बसती हैं इनमें। वो उसकी आंखों को चूमते हुए कहते उसे सबके सामने मोतबर कर गया था। वो जब दरवाज़ा खोलते आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की हर दीवार पर उसकी तस्वीरें नस्ब थी। सामने एक जहाज़ी साइज़ बेड जिसका कलर कॉम्बिनेशन पिंक एंड वाइट था, बेडशीट में पिंक एंड वाइट कलर के इम्तिजाज की थी। इस पर मखमली कुशन रखे गए थे और इसके सर पर एक बड़े साइज़ की तस्वीर नस्ब थी। इसकी हर मूवमेंट की तस्वीर, कहीं वो मुस्कुराते हुए महक के हाथ पर हाथ मार रही थी तो कहीं अबीहा के साथ मुस्कुराती हुई नज़र आ रही थी। कहीं पर वो अपनी दोस्तों के साथ, कहीं पे कॉलेज यूनिफॉर्म में तो कहीं मार्केट में शॉपिंग करते हुए। गरज हर एंगल की तस्वीर वहाँ मौजूद थी। कैसा लगा अपना कमरा? वो अभी चकराते सर के साथ हैरान होते देख रही थी कि कान के करीब सरगोशी सुनते वो एकदम लरसते दिल पर हाथ रख गई थी। अपने आसपास वही मखसूस लेवेंडर की खुशबू महसूस हुई थी। इसकी गर्म सांसों से सुंदस को अपनी गर्दन झुलसती हुई महसूस हो रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलट कर देख सके। ये सब क्या है? मेरी इतनी सारी पिक्स? वो कपकपाती आवाज़ में पूछने लगी थी। प्यारी है ना? कैसी लगी मेरी टेक्निक? वो इतना कहते उसकी गर्दन और कार पर फूंके मार गया था। वो डरते हुए अपनी आंखें मींच गई थी। आप कौन हैं? मेरी ये सब तस्वीरें, मेरा मोबाइल? वो एक साथ कई सवाल कर गई थी। मिल जाएंगे जवाब सारे सवालों के, लेकिन मेरी एक शर्त मानने के बाद। वो अपनी बातों से इसकी जान निकाल रहा था। कैसी शर्त? वो कपकपाते होंठों से बोली थी। जस्ट रिलैक्स बेबी, अभी जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ता वाश्ता करो, इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से बताएंगे, शर्तें भी बताएंगे और कस्में भी निभाएंगे। वो उसके गिर्द हिसार बनाए यूं खड़ा उसके कान में सरगोशी करते ना महसूस अंदाज से उसकी गर्दन पर लब रखते निकल गया था, और वह साकित खड़ी उसके दहकते लम्ब से लर्जी थी। रिलैक्स माई लिटिल वाइट फेरी, इस रोज़ को संभाल कर रखना, कोशिश करना वो बिखरे नहीं। इसकी आवाज़ दोबारा उसे होश की दुनिया में लाई तो वह पलटी, लेकिन पीछे सन्नाटा छा चुका था। मेरा फ़ोन? वो उसके पीछे से पुकारते पूछने लगी थी, लेकिन वहाँ कोई होता तो जवाब देता ना। वो वहीं बैठे चीख चीख कर रोने लगी। वो एक कमरे में बैठे उसे रोते कहे लगाते देखने लगा था। इसके कहे लम्हा बलम्हा ऊंचे और खौफनाक हद तक बढ़ते जा रहे थे, और किसी तीसरे कमरे में आज भी एक लड़की अपने वजूद को छुपाते लरज रही थी। अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके आधे बरहना वजूद पर शिद्दतों के निशान वाज़ेह नज़र आते किसी की दरिंदगी का सबूत पेश कर रहे होंगे। दिल ने पसलियों से सर टकराते एहतजाज शुरू कर दिया था, लेकिन दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने देना था। वो नज़रें उठाकर उसे देखते अपने जज्बात बेदर्दी से कुचल गई थी। वो अपने ही दिल पर पैर रख गई थी। माफ़ी मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। इस तरह भी शर्तों का खेल शुरू हो चुका था। कोई बताए इस लड़की को कि शर्तों पर मोहब्बतें जलकर राख कर देती हैं। कैसी शर्त? वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा था। पहले वादा करें, पूरा करेंगे। वो अपने मखमली हाथ उसके सामने करते हाथ पर हाथ रखते वादा मांगने लगी थी, ये जाने बिना कि ये वादा इसे अपनी बर्बादी की तरफ खींच कर ले जाएगा। वो नम आँखों से उसकी हथेली पर हाथ रख गया था। आप कल यहाँ से जाते अगली फ़्लाइट से अब्रॉड जा रहे हैं, बिना किसी सवाल, बिना किसी शिकवे, बिना किसी शिकायत के। वो उसे खुद से दूर नहीं, अपनी खुशबख्ती को खुद से दूर भेज रही थी। वो तड़प कर हाथ उठाने लगा था कि महक ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। वादा किया है हान साहब, कसम खाई है मोहब्बत की, निभानी तो पड़ेगी। वो हैज़ल ग्रीन आंखों में उमड़ डालने वाली नमी पीछे धकेलते हुए बोली थी। कसम? मैंने कब खाई कसम मोहब्बत की? वो हैरान होते पूछने लगा था। मोहब्बत के हाथ में हाथ देना मतलब कसम खाना ही होता है। वो क्या? सब भी इसकी मंतक पर हैरान हुए थे। दिल में छनाके से कुछ टूटा था, लेकिन मिसेस हान इसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सोच ले मिस्टर हानज़ादा, मोहब्बत ज़्यादा अजीज़ है या अपनी अना और ज़िद? वो बात ही ख़त्म कर गई थी। कोई दलील, कोई जवाज़, कोई ज़िद, कोई अना मोहब्बत से अजीज़ थी ही नहीं। लेकिन जुदाई तो मौत थी। सोच ले मिसेस हान, मैं चला गया तो 4 साल तक वापस नहीं आ पाऊँगा। वो अब धमकियों पर उतर आया था। मंजूर है, वो बड़े आराम से बोली थी। फ़ोन भी नहीं करूँगा। अगली धमकी लगाई गई थी। उसने ज़ख्मी नज़रों से देखा तो ताह्यान खानज़ादा का सर उठा था। शायद रोक ले। वो
मंजूर है, वो आपके ठहर कर बोली थी। वो एक लहजे को लर्जा और 2 कदम पीछे हटा। वहाँ किसी ने मुझे प्रपोज़ किया तो हाँ कह दूँगा। दिल किरचियों में तकसीम होने लगा था, लेकिन चेहरा खनूस बेतासुर था। मंजूर है, वो अपने दिल को पैरों तले कुचलने में माहिर थी, सो कुचल गई। वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वहाँ से निकलता, तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से निकलता हुआ उसे साथ लिए तेज़ तेज़ चलने लगा था। वो उसे लिए ऊंचे नीचे रस्तों पर चलते ये तक फरामोश कर गया था कि इसे ठोकरें लग रही हैं। इसकी सैंडल की स्ट्रैप टूटी तो पाँव बुरी तरह मुड़ा था। वो गिरने लगी तो वो उसे ज़ोर से खींच गया। वो उसके कंधे पर गिरफ्त मजबूत करते गिरने से तो बच गई थी, लेकिन पाँव की मोच दर्द की टीसें अब बढ़ने लगी थी। चलना 2 बार होने लगा था, लेकिन वो जालिम बन चुका था। वो उसे जुदाई का दर्द दे सकती थी, वो उसे दूसरी औरत के साथ देख सकती थी। वो 4 साल उससे बात किए बिना रह सकती थी। उसका हर धमकी पर हाँ कहना ताहियांग खानज़ादा को जलते अंगारों पर घसीट गया था। लाल अंगारा होती आंखों से एक आंसू टूटकर गिरा तो वो भी बेदर्दी से साफ करते सर झटक गया था। अब उसका पाँव एक पत्थर से टकराया तो उसकी चीख बेसाख्ता थी। ताहियांग खानज़ादा ने लाल अंगारा होती आंखों से पीछे मुड़ते देखा, लेकिन अल्फाज इतने सख्त दे थे कि हर जज्बा धुंधला कर रह गया था। वो शख्स अगर मोहब्बत करने पर आए तो पैरों में झुक जाता है, लेकिन अगर बात मनपसंद चीज़ छीनने की आ जाती है तो वो उसे बर्बाद कर देता है, फिर चाहे सारी ज़िंदगी की बर्बादी अपने मुकद्दर में लिख दे। वो उसे खींचते तेज़ तेज़ कदमों से चलते आगे बढ़ता जा रहा था। वो भी अपनी अना के तमगे को सीने से लगाए खामोशी से उसके साथ चल रही थी। पैर का नाखून पत्थर लगने से टूट चुका था, अब वहाँ से बल बल खून बहना शुरू हो चुका था। वो उसे लिए एक झरने के पास पहुंचकर उसे अपने बाजुओं में उठाते झरने के नीचे जा खड़ा हुआ। झरने का ठंडा पानी उसके वजूद पर पड़ा तो वो एक लम्हे के लिए कपकपाई थी। नज़रें उठाकर ताहियांग खानज़ादा की तरफ देखा था जो उसे ही देख रहा था। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई तो महक की हैजलगिरी आंखों में शिकवा साफ दिखाई दिया था, लेकिन वो खुद के जज्बात छुपा गया था। वो भी अपने तासुरात छुपा गई थी। वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसके चेहरे पर सर तासुरात देखते वो उसे नीचे खड़ा करते अपने सामने खड़ा कर गया था। होश ठिकाने लगाने के लिए ये ज़रूरी था। वो न चाहते हुए भी अब वजाहत देने लगा था। मैं होश में ही हूँ मिस्टर खानज़ादा, होश में तो आपको आना चाहिए। वो दूबदू जवाब देते हुए बोली थी। मैं होश में? सीरियसली? वो अपने सीने की तरफ उंगली से इशारा करते पूछने लगा था। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बीवी हो तुम मेरी, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वो फिर से मुल्तजी हुआ था। मोहब्बत ने उसे नकारा बना दिया था। समझती हूँ, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझे ना। वो उसके नज़दीक आते बोली थी। वजूद कपकपाने लगा था। दिल ने उसकी वजूद की गरमाइश की तमन्ना की थी। वो उसे कंधों से झकड़ते पूछने लगा था, क्या मजबूरी है? मैं कितने दिनों से यही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें मुझसे दूर करके ही पूरी हो सकती है? मुझे भी तो पता चले। वो उसके कंधों को झंझोड़ कर पूछने लगा था। जानते तो हैं मैं अभी बाबा को इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा सकती। वो इतना कहते नज़रें झुका गई थी। तो मैं कौन सा तुम्हें उन्हें छोड़ने का कह रहा हूँ? तुम बस हाँ कह दो, फिर हम दोनों मिलकर हर मसले का हल निकाल लेंगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ होऊंगा। जब तक बाबा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हम इनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हें मेरा घर जमाई बनना मंजूर नहीं तो हम हर रोज़ उनसे मिलने जाया करेंगे। ऑफिस का काम भी मैं उनके साथ देखूँगा। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो हतमी लहजे में अब बोला था। जाना तो आपको पड़ेगा ही, कसम खा चुके हैं। अगर इनकार करेंगे तो रिश्ता नहीं टिक पाएगा। वो ज़ख्मों पर नमक डालते कैसे तड़पाती है कोई पूछे इससे। क्या वो सच में लड़की ही है ना, या फिर पहाड़ी हान से निकाह के बाद पहाड़ों जैसी सख्त हो चुकी है? वो उसे बस देखता रह गया था। दोनों अब फिर से एक दूसरे को देख रहे थे, बिना पलकें झपकाए। झरने का ठंडा पानी दोनों के अंदर जलती आतिशी इश्क को बुझाने की बजाय और भड़का गया था। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते उसके चेहरे पर झुकते उसकी आंखों में आंखें डालकर घुर्राते हुए सवालिया निगाहों से गोया हुआ था। रिश्ता तो मेरे मरने के बाद ही ख़त्म होगा, क्योंकि आज मैं इस रिश्ते को इतना मजबूत कर दूंगा कि तुम इसे तोड़ने का सोचने से पहले 1000 मरतबा सोचोगी। वो उसके मुंह से निकले अल्फाज की उसे अच्छी तरह सजा देते उसे निढाल करने लगा था।
वो अपनी सांसें बंद होती महसूस करते उसके होंठों पर दांत काटते उसे होश दिलाने लगी थी, लेकिन वो बेपरवाह बना बहुत बुरे तरीके से उसकी सांसें चुरा रहा था। इसे जब अपना दम निकलता हुआ महसूस हुआ तो वो उसकी सांसें खींचते अपनी सांसें बहाल करने लगी थी। वो उसके पहल करने पर उसके बालों में उंगलियां सहलाते उसे मदहोश करने लगा था। सांसों का खिलवाड़ बढ़ता जा रहा था तो वजूद भी दहकता अंगारा बनने लगा था। ऊपर से बरसता हुआ पानी इस आग को और दहकाने लगा था। दोनों जब एक दूसरे से अलग हुए तो सांसों के साथ साथ धड़कनों का शोर भी एक दूसरे में बजने लगा था। दोनों एक दूसरे के गिर्द हिसार मजबूत करते तेज तेज सांसें लेते कपकपा रहे थे। वो कपकपाते हुए उसके सीने में मुँह छुपा गई थी, लेकिन वो उसके चेहरे को सीने से निकालते उसके बालों को मुट्ठी में दबोचते पीछे करते उसकी गर्दन पर झुका था। उसे इसकी गर्म सांसों की जलन से अपनी गर्दन झुलसती हुई महसूस हुई थी। वो अपने अंदर की खोलन उसके वजूद के हर हिस्से पर अब उतारने लगा था। वो उसे अपने बाजुओं में उठाते अब झरने से निकलते एक साइड बढ़ने लगा था। वो उसके बाजुओं में उसके सीने में मुंह छुपाए अब बुरी तरह कपकपा रही थी। झरने के पीछे बने एक कॉटेज की तरफ बढ़ते उसे लिए अंदर दाखिल हुआ तो वो सर्दी से नीली पड़ने लगी थी। वो उसे एक साइड बिठाते अब आसपास देखने लगा था। उसे वहाँ घास फूस के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो अब वहाँ से घास उठाते एक साइड उसे बिस्तर की तरह लगा गया था, दूसरी साइड एक ढेर लगाते वो अपनी जेब से टटोलते हुए एक लाइटर निकाल गया था। वो समझ चुका था कि ये किसका काम है। वो अब इस घास के ढेर के ऊपर छोटी बड़ी लकड़ियाँ रखते जला गया था। बाहर शाम ढल चुकी थी। रात के अंधेरे साए फैलने लगे थे। 12 कहूँ में जूं जूं रात होती सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाता। वो अब आग जलाकर उसकी तरफ बढ़ते उसे अपने बाजुओं में उठाकर जलती हुई आग के करीब लाते उसे अपने बाजुओं में ही भरे उसके गिर्द हिसार मजबूत करते उसे अपने वजूद की गरमाइश पहुँचाने लगा था। इसका भीगा सरापा ताहयंग खानज़ादा के जज्बात भड़का गया था, लेकिन वो अपने जज्बात को थपक कर सुलाने की कोशिश करने लगा था। वो उसके सीने में खुद को छुपाते उसके जज्बात दोबारा से भड़का गई थी। वो उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी। वो कैसे इसके भरोसे को तोड़ सकता था, लेकिन अगले लम्हे इसके अल्फाज और उस लड़की की बेवजह ज़िद ताहयंग खानज़ादा का पारा हाई कर गई थी। वो सर्दी की शिद्दत से अपने होश गंवाने लगी थी। उसे गनुदगी में जाते देख वो सब पलाए ताक रख गया था। वो उसे वहाँ बनाए गए घास के बिस्तर पर लिटाते आग की तरफ बढ़ते उसके ऊपर और घास और सूखी लकड़ियाँ रखते उसे और भड़काने लगा था ताकि ये कॉटेज जल्द अज जल्द गर्म हो और उसकी मिसिज हान भी होश ना गंवाए। उसके वजूद को बेसुध होते देखते उसे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था। वो उसे अपने बाजुओं में उठाते बाहर की तरफ बढ़ते उसे लिए ऊपर की जानिब बढ़ने लगा था कि बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरते उन्हें फिर से भिगोने लगी थी। वो उसे लिए वापस कॉटेज की तरफ बढ़ते उसे वहाँ लिटाते फिर उसके हाथ रब्त करते होश दिलाने की कोशिश करने लगा था। मिसिज हान प्लीज़ आंखें खोलें। वो उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोल रहा था, लेकिन वो अपने होश गंवाते बेहोश हो चुकी थी। मिसिस वो उसके गाल को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश करते नाकाम हो रहा था और उसकी हाथों की हथेलियां रगड़ते गर्म करने की कोशिश करने लगा था। फिर वो उसके पाँव की तरफ बढ़ते उसके दाएं पाँव से सैंडल निकाल कर उसे रब करने लगा था। वो अब दूसरे पाँव की तरफ बढ़ा, लेकिन वो ये देख कर ठटका था कि पाँव में सैंडल ही नहीं है। पाँव की एड़ी बहुत बुरी तरह सूज चुकी है। वो नाखून भी उतर चुके हैं। वह अब खुद को कोसते उसके पाँव पर लब रखते जख्मों की तकलीफ़ कम करने की नाकाम कोशिश करने लगा था। क्या इस तरह तकलीफ़ कम हो जाती है? दिए गए ज़ख्म मुंदमिल होते हैं? सोचने की बात है। वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके पैर पर बांधकर खून रोकने की कोशिश करने लगा तो बेहोशी में भी उसकी सिसकारी निकली। तो वो तड़प कर उसे देखते उसके पैर को आहिस्ता से सहलाने लगा था। फिर हल्के हल्के इसकी पिंडली दबाने लगा था। दूध या सफ़ेद पिंडली बगैर किसी दाग के। खानज़ादा के गले में गिल्टी सी ऊपर के मादूम हुई तो लब बेख्तियार वहाँ सफ़र करने लगे थे। हाथों और होंठों की गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी थी। वो अब उसके चेहरे की तरफ बढ़ते उसके चेहरे को थपथपाते हुए दोबारा होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो यूं ही बेसुध पड़ी रही थी।
महक मेरी जान प्लीज़ आंखें खोले। आई एम सॉरी माई लव, मेरी गलती है, मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा, जैसे कहेंगी करूँगा, मुझे जुदाई मंजूर है लेकिन तुम्हारा यूं खामोश होना नहीं। वो उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहते, उसके चेहरे पर लब रखते होश दिलाने में नाकाम हो रहा था। उसके वजूद पर नज़र पड़ते गीले कपड़ों का ख्याल आया तो इधर उधर नज़रें घुमाते देखने लगा था। उसे एक कोने में एक ब्लैक कलर की चादर पड़ी नज़र आई थी। कमरे में अब नीलगो अंधेरा भी गहरा हो रहा था। ताहियांग खानज़ादा अपने मोबाइल की लाइट ऑन करते इस तरह बढ़ते वो चादर लाकर उसके वजूद पर डाल गया था। फिर लाइट ऑफ करते उसके वजूद से गिले कपड़े उतारते उसका वजूद अच्छे से चादर में लपेट गया। उसे नीचे लिटाते वो फिर से आग की तरफ बढ़ा जो अब बुझने वाली थी। ताहियांग खानज़ादा ने उस पर और घास डालते चंद और लकड़ियाँ उस पर डालने के बाद वो उसके कपड़े उठाकर इन्हें अच्छी तरह निचोड़कर झाड़कर झाड़ियों पर डाल गया था।
چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا آپ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ جی تو جناب، کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتشیش کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، اور وہ بھی اپنے طاہیہ خانزادہ اور اپنی مہک خانزادہ کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اگر کہیں گڑبڑ ہو یا پھر کوئی کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے سے خدا حافظ کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحت و تندرستی والی زندگی گزاریں۔ آمین الہی آمین۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔